दोपहर का समय था। वरुण और अंजना एक विशाल वृक्ष के नीचे काफी देर से आराम कर रहे थे। वरुण ने आसमान की ओर देखकर अपनी पत्नी अंजना से कहा, अब हमें नीलकमल राज्य की ओर रवाना हो जाना चाहिए। हमें आराम करते हुए काफी देर हो गई है। अंजना ने सहमति में कहा, आप सही कह रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। अंजना और वरुण उठकर खड़े हो गए। दरअसल वे दोनों चंद्रपुर राज्य से नीलकमल राज्य की ओर जा रहे थे, मगर रास्ते में अंजना को थकान महसूस हुई, इसीलिए वे दोनों कुछ देर आराम करने के लिए एक वृक्ष की छांव में बैठ गए थे। वे दोनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में एक युवक की आवाज टकराई। रंग बिरंगे कंगन ले लो, लाल, नीले, पीले, हरे, बैंगनी और गुलाबी रंग बिरंगे कंगन ले लो। उस जंगल में आवाज सुनकर वरुण और अंजना दोनों पूरी तरह से चौंक पड़े। वे दोनों आवाज की दिशा की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक युवक अपनी गठरी पकड़े उनकी ही ओर चला आ रहा था। कुछ देर में वो युवक उनके पास आकर खड़ा हो गया। वरुण ने उस युवक की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम? मेरा नाम आकाश है और मैं कंगन वाला हूँ। मैं गांव-गांव और अलग-अलग राज्यों में जाकर कंगन बेचता हूँ। युवक ने उत्तर दिया। कंगनों का नाम सुनकर वरुण की पत्नी अंजना की आंखें चमक उठी। अच्छा, तो तुम कंगन बेचते हो? हाँ, क्या आप कंगन खरीदना चाहेंगे? आकाश ने पूछा। तभी वरुण ने आकाश की ओर देखकर कहा, एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम भयानक वन की दिशा से आ रहे हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ, भयानक वन तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। मैं एक व्यापारी हूँ। भयानक वन का रास्ता दूसरे राज्यों तक जाने के लिए आसान है। जैसे कि अगर हमें चंद्रपुर राज्य की ओर जाना हो तो 1 हफ्ते का समय लगेगा, लेकिन अगर हम चंद्रपुर भयानक वन से होते हुए निकलें तो हमें केवल 2 दिन का समय लगेगा। और रहा सवाल जंगल के खतरनाक होने का, तो कौन सा जंगल खतरनाक नहीं होता। हर जंगल में जंगली जानवर और खूंखार शेर तो मिल ही जाते हैं। आकाश ने समझाया। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? फिलहाल तो मैं नीलकमल राज्य कंगन बेचने के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि राजा विक्रमादित्य की पत्नी और उनकी दोनों पुत्रियों को कंगन पहनने का बहुत ही शौक है, आकाश ने बताया। वरुण मुस्कुराते हुए आकाश से बोला, फिर तो अच्छा हुआ हम तुम्हें मिल गए। क्या मतलब? राजा विक्रमादित्य अपने महल में किसी बाहरी राज्य के व्यापारी का प्रवेश पसंद नहीं करते, लेकिन अगर तुम राजा विक्रमादित्य और उनकी पुत्री को ये कंगन बेचना चाहते हो तो तुम हमारे साथ शांतिपुर गांव चलो। शांतिपुर गांव में हर वर्ष शांतिपुर गांव की सुंदर झील के किनारे एक मेला लगता है, जहां विक्रमादित्य अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों के साथ हर वर्ष उस मेले में आते हैं। मगर उस मेले में भी किसी बाहरी व्यापारी को कोई भी सामान बेचने की इजाजत नहीं है। अगर तुम उस मेले में जाने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम राजा विक्रमादित्य और उनके परिवार से आसानी से मिल सकते हो। और मेले में जाने के लिए तुम्हें शांतिपुर गांव के मुखिया से मिलना होगा, क्योंकि शांतिपुर गांव का मुखिया राजा विक्रमादित्य का बहुत ही खास व्यक्ति माना जाता है। तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं चलते? ये सुनकर आकाश कंगन वाला खुश हो गया। अगर ऐसी बात है तो मैं दोनों के साथ शांतिपुर गांव जाने के लिए तैयार हूँ। आकाश की बात सुनकर वरुण और अंजना मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए और आकाश उन दोनों के साथ साथ शांतिपुर गांव की ओर चलने लगा। कुछ ही देर में वे तीनों शांतिपुर गांव के मुखिया के दरवाजे पर खड़े हुए थे। मुखिया अपने घर के बाहर ही टहल रहा था। मुखिया ने वरुण और उसकी पत्नी अंजना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वरुण हो आए चंद्रपुर, कैसी रही मौसी की बिटिया की शादी? भगवान की कृपा से सब अच्छा रहा। मुखिया जी, तुम्हारे साथ ये नौजवान कौन है? वरुण ने जवाब दिया। इस नौजवान को तो मैं आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। इसका नाम आकाश है। ये कंगन बेचने का काम करता है। स्वयं को आकाश कंगन वाला कहता है। ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ये बेचारा महाराज विक्रमादित्य के परिवार को कंगन बेचना चाहता है, वरुण ने बताया। अब तुम कह रहे हो तो फिर तो अच्छा ही व्यक्ति होगा। 3 दिन बाद हमारे गांव में मेला लगने वाला है। महाराज विक्रमादित्य अपनी पत्नी और दोनों पुत्री के साथ मेले में आएंगे। तुम वहीं पर उनसे मिल लेना, मुखिया ने कहा। तभी आकाश मुस्कुराते हुए मुखिया से बोला, लेकिन वरुण भैया बता रहे थे कि उस मेले में आपकी इजाजत के बगैर दूसरे राज्य का कोई भी व्यापारी प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ सही कहा, लेकिन अब तुम वरुण के साथ आए हो तो तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ।
तब तक तुम मेरे घर पर अतिथि बनकर रुक सकते हो। आखिर मैं गांव वालों का मुखिया हूँ। दूसरे राज्य का आने वाला हर व्यापारी मेरा अतिथि ही है। मुखिया ने उदारता से कहा। मुखिया की बात सुनकर आकाश मुस्कुराने लगा और उसने अपनी गठरी से कुछ सुंदर कंगन निकालकर अंजना को पकड़ाते हुए कहा, आपने मेरी बहुत सहायता की है। मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट, इन्हें रख लीजिए। सुंदर कंगनों को देखकर अंजना खुश हो गई और अपने पति वरुण के साथ वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गई। आकाश मुखिया के घर पर ही अतिथि बनकर रहने लगा। 3 दिन बाद मुखिया ने आकाश से कहा, चलो आकाश, हमारे शांतिपुर झील के किनारे मेला लग चुका है। आकाश मुखिया के साथ झील के किनारे लगे हुए मेले में चला गया। आकाश ने देखा कि मेला बहुत ही सुंदर लगा था। तभी मुखिया ने उंगली से एक ओर इशारा करते हुए आकाश से कहा, आकाश, वो देखो, सामने महाराज अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों के साथ खड़े हुए हैं। कुछ ही देर में मुखिया राजा विक्रमादित्य के सामने खड़ा हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने मुखिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो मुखिया? महाराज, आपके शासन में सभी अच्छे हैं। मुखिया ने उत्तर दिया। राजा विक्रमादित्य ने आकाश की ओर गौर से देखा और पूछा, ये कौन है? महाराज, एक कंगन का व्यापारी है। इसका नाम आकाश है। ये कंगन बेचता है। ये आपको कंगन बेचना चाहता था, लेकिन इस बेचारे को पता नहीं था कि आपके महल में किसी बाहरी राज्य के किसी व्यापारी का प्रवेश निषेध है। मुखिया ने समझाया। कंगन का नाम सुनकर राजा विक्रमादित्य की पत्नी रानी मित्रा और उनकी दोनों पुत्रियों मृणालिनी और ललिता के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कौन कौन से रंग के कंगन है तुम्हारे पास? मृणालिनी ने पूछा। राजकुमारी, मेरे पास सभी रंगों के कंगन हैं। आकाश ने जवाब दिया। तो फिर देर किस बात की है आकाश? कंगन वाले, जल्दी से अपनी गठरी खोल दो और हमें कंगनों के दर्शन कराओ, ललिता ने उत्साह से कहा। आकाश ने तुरंत अपनी गठरी खोल दी और रंग बिरंगे कंगन रानी चित्रा और उनकी दोनों पुत्रियों को दिखाने लगा। चित्रा ने लाल रंग के कंगन की ओर देखकर कहा, मुझे तो ये लाल रंग के कंगन बहुत पसंद है और मुझे पीले वाले कंगन बहुत पसंद है, ललिता ने कहा। आकाश ने लाल पीले रंग के कंगन राजकुमारी ललिता और रानी मित्रा के हाथों में पकड़ा दिए, मगर मृणालिनी सभी कंगनों को बहुत गौर से देख रही थी। मृणालिनी को कंगनों की तरफ गौर से देखता हुआ देख आकाश बड़े ही रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराता हुआ मृणालिनी से बोला, क्या हुआ राजकुमारी? लगता है आपको मेरे कंगन पसंद नहीं आए। तुम्हारी कंगन तो अच्छे हैं, परंतु मेरे मन को नहीं भा रहे, मृणालिनी ने कहा। आकाश ने अपनी जेब से एक सुनहरे रंग के कांच का सुंदर कंगन निकालकर मृणालिनी को दिखाते हुए कहा, ये कैसी लग रही है? ये कंगन तो वाकई बहुत सुंदर है, मृणालिनी ने कहा। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं अपने हाथों से इसे आपकी कलाई में पहना सकता हूँ? आकाश ने पूछा। आकाश की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य और उसकी पत्नी बुरी तरह से चौंक पड़े। वे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी मृणालिनी चहकती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं। आकाश ने तुरंत अपने हाथों से मृणालिनी को वो सुनहरे कंगन पहना दिए। कंगन पहनाकर आकाश राजा विक्रमादित्य से बोला, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए महाराज। तुमने हमारे परिवार को जो कंगन दिए हैं उनकी कीमत तो बताओ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, महारानी और आपकी दोनों पुत्रियों ने मेरे कंगन पसंद किए और राजकुमारी मृणालिनी ने मेरे हाथ से कंगन पहने। मेरे लिए यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आकाश ने कहा। इतना बोलकर आकाश ने मुखिया को कंगनों की गठरी देते हुए कहा, मुखिया जी, ये कंगन आप अपने गांव में सभी स्त्रियों को बांट दीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। आपने मुझे अपने घर में 3 दिन अतिथि के रूप में रखा, मेरा बहुत ख्याल रखा। इतना बोलकर आकाश बड़ी ही तेजी से वहां से चला गया। आकाश के जाते ही राजा विक्रमादित्य ने मुखिया से कहा, बड़ा ही विचित्र व्यापारी का। सही कहा महाराज। यूं कहा जाए कि ये बड़ा ही रहस्यमय कंगन वाला था तो गलत नहीं होगा। सारी कंगन मुफ्त में ही दे गया। मुखिया ने कहा। इतना बोलकर मुखिया गठरी लेकर वहां से चला गया और मेले में आई हुई सभी स्त्रियों को कंगन बांध दिया। कुछ देर बाद राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों को लेकर अपने महल की ओर रवाना हो गए। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य अपने दोनों पुत्रियों और पत्नी सहित राज दरबार में बैठे हुए थे। तभी मंत्री जयंत की नजर
रानी और उसकी दोनों पुत्रियों की कलाई पर पड़ी। मंत्री जयंत ने चौंक कर रानी चित्रा से कहा, महारानी, आपके कंगन तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मंत्री जयंत की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए उसे सारी घटना बताते हुए बोले, मंत्री जयंत, ये कंगन कल एक बहुत ही रहस्यमय कंगन वाले ने मेरी पत्नी और मेरी दोनों पुत्रियों को भेंट की है। ये सुनकर मंत्री जयंत पूरी तरह से फूंक पड़ा और वो मृणालिनी की कलाई को बहुत गौर से देखता हुआ राजा विक्रमादित्य से बोला, महाराज, महारानी चित्रा और राजकुमारी ललिता के हाथ में कंगन तो साधारण लग रहे हैं, परंतु राजकुमारी मृणालिनी ने जो कंगन पहने हुए हैं वह कंगन तो देखने में ही बड़े अद्भुत लग रहे हैं। महाराज, मुझे लगता है कि आप इन दोनों कंगनों को बहुत ही गौर से देखें। क्या ये कंगन आपको जाने पहचाने नहीं लगते? मंत्री जयंत की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बुरी तरह से चौंक पड़े और राजकुमारी मृणालिनी के हाथ में उन दो कंगनों को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, तुम सही कह रहे हो मंत्री जयंत। राजकुमारी मृणालिनी के हाथों में दो कंगन बिल्कुल उस कंगन से मेल खाते हैं जो मैंने अपने हाथ में पहन रखा है। महाराज, लगता है आपका ध्यान कहीं भटक गया था। आपको उस रहस्यमयी कंगन वाले से कंगन नहीं लेने चाहिए थे। मंत्री जयंत ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमारी मृणालिनी की हाथ की कंगन बुरी तरह से चमकने लगी। अगले ही पल राजकुमारी मृणालिनी उसी रोशनी में वहां से गायब हो गई। ये देखकर राजा विक्रमादित्य चौंक पड़े। तभी राजकुमारी ललिता और महारानी चित्रा चीखने लगी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मैं भी कुछ नहीं देख पा रही पिताजी। यह देखकर राजा हड़बड़ा गया। तभी शांतिपुर गांव का मुखिया दौड़ते हुए राजमहल पहुंचा और राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर बोला, महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ मुखिया? राजा ने पूछा। महाराज, कल आकाश कंगन वाले की जो कंगन मैंने जिन जिन गांव की औरतों को भेंट की थी, उन सभी औरतों को अचानक से दिखाई देना बंद हो गया। उन्हीं कंगनों में मेरी पत्नी ने भी कुछ कंगन पसंद की थी, वो भी अंधी हो गई। आखिर उस कंगन वाले का क्या रहस्य है? हमें किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। चलो मंत्री जयंत। इतना बोलकर राजा विक्रमादित्य मुखिया और मंत्री जयंत के साथ महल के बाहर निकल गए। राजा विक्रमादित्य महल के बगीचे तक पहुंचे ही थे कि तभी वहां पर राजा विक्रमादित्य का पुत्र राजकुमार शौर्य आ पहुंचा। शौर्य, जो कि कुछ दिनों के लिए किसी महत्वपूर्ण काम से राज्य से बाहर गया था, अपने पिता को चिंतित अवस्था में देखकर चौंक कर बोला, क्या हुआ पिताजी? राजा विक्रमादित्य ने राजकुमार को सारी घटना बताते हुए बोले, उस कंगन वाले की कंगन जिस स्त्री ने पहनी वो अंधी हो गई। रानी तरा और राजकुमारी ललिता को भी दिखाई देना बंद हो गया। और तो और राजकुमारी मृणालिनी की कंगन से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और राजकुमारी मृणालिनी अचानक वहां से गायब हो गई। यह सुनकर राजकुमार बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और मंत्री जयंत की ओर देखकर बोला, ये तो बहुत ही रहस्यमय मामला लगता है। आखिर वो कंगन वाला कौन था? इतना बोलकर राजकुमार शौर्य मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया जी, उस कंगन वाले को आप ही पिताजी के पास लाए थे। वो कंगन वाला आपके संपर्क में कैसे आया? राजकुमार, उस कंगन वाले को मेरे गांव के रहने वाले वरुण और अंजना लेकर आए थे। मुझे लगा कि वह एक साधारण कंगन वाला ही होगा जो कि राज परिवार को अपने कंगन बेचना चाहता है। मैं तो यही सोचकर इस कंगन वाले को शांतिपुर गांव के मेले में लाया था। मुखिया ने बताया। राजकुमार गहरी सोच में डूबता हुआ अपने पिता की ओर देखकर बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस कंगन वाले का रहस्य पता लगा कर रहूंगा। मेरी बहन मृणालिनी चाहे संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे ढूंढकर मैं महल में आऊंगा। इतना बोलकर राजकुमार कुछ सोचकर मंत्री जयंत से बोला, मंत्री जी, पिताजी ने बताया कि मृणालिनी ने हाथ में जो कंगन पहना था, उस कंगन से रोशनी निकली और मृणालिनी उसमें गायब हो गई। इसका मतलब उस रहस्यमय कंगन वाले ने राजकुमारी मृणालिनी को कोई विचित्र कंगन ही दी थी और उसने उस कंगन को स्वयं मृणालिनी को पहनाया भी था। क्या आप बता सकते हैं कि वो कंगन दिखने में कैसी थी? मंत्री जयंत ने राजा विक्रमादित्य की कलाई की ओर देखकर राजकुमार से बोला, महाराज, जिस रंग का कड़ा पहने हुए हैं वह कंगन उसी रंग का दिख रहा था। राजकुमार तुरंत अपने पिता से बोला, पिताजी, अपने कड़े को मुझे दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने अपना कड़ा उतारकर राजकुमार शौर्य को पकड़ा दिया। राजकुमार ने मुखिया से बोला, मुखिया जी, आइए मेरे साथ। कहाँ?
सबसे पहले मैं वरुण और उसकी पत्नी से पूछताछ करूंगा। इतना बोलकर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठ गया और मुखिया उसके घोड़े पर पीछे बैठ गया। कुछ ही देर में राजकुमार शौर्य वरुण की झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ था। राजकुमार मुखिया के साथ वरुण के घर के अंदर आ पहुंचा। वरुण की पत्नी, जो कि अंधी हो चुकी थी, फूट फूट कर रो रही थी और वरुण अपना सर पकड़े हुए बैठा था। राजकुमार ने वरुण से बोला, वरुण, उस कंगन वाले को तुम मुखिया के घर पर क्यों लेकर आए थे? मुझे बताओ, वो कंगन वाला तुम्हें कहाँ मिला था? मैं चंद्रपुर से नीलकमल आ रहा था। भयानक वन की सीमा पर दोनों पति पत्नी एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वह कंगन वाला भयानक वन के अंदर की ओर से आया था, वरुण ने बताया। ये सुनकर राजकुमार शौर्य बुरी तरह से चौंक कर बोला, भयानक वन का? लेकिन वह तो बड़ा ही भयावह जंगल है। उस समय मेरा माथा ठनका तो था और मैंने आकाश कंगन वाले से पूछा भी था, लेकिन उसने इतनी सरलता से मेरा दिमाग घुमा दिया कि मुझे उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। वरुण ने स्वीकार किया। वरुण की बात सुनकर राजकुमार गहरी सोच में डूबता हुआ अपने आप से बोला, इसका मतलब यह है कि वो रहस्यमय कंगन वाला भयानक वन से ही आया था। मुझे उस कंगन वाले को वही तलाशना चाहिए। इतना बोलकर राजकुमार वरुण के घर से बाहर निकल आया और अपने घोड़े का रुख सीधे भयानक वन की ओर कर दिया। राजकुमार आधे दिन तक अपना घोड़ा भयानक वन की गहराइयों में दौड़ाता रहा। उस जंगल के चारों ओर भयंकर कोहरा छाया हुआ था। उस जंगल को देखकर राजकुमार शौर्य अपने आप से बोला, ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। अजीब बात यह है कि अभी तक इस जंगल में मुझे एक भी जंगली जानवर देखने को नहीं मिला। इसका मतलब इसके बारे में डरावनी अफवाह सच है। तभी राजकुमार की नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे एक साधु आंखें बंद करके बैठे थे। ये तो कोई साधु महाराज लगते हैं, मुझे इनसे जाकर पूछना चाहिए। इतना बोलकर राजकुमार सीधे साधु महाराज के पास पहुंच गया। राजकुमार जैसे ही साधु महाराज के पास पहुंचा, अगले ही पल साधु ने अपनी आंखें खोल ली और राजकुमार को बड़े ही गौर से देखते हुए रहस्यमय अंदाज में बोले, तुम्हारी शक्ल तो नीलकमल के राजा विक्रमादित्य से बहुत मिलती है। क्या तुम उसके पुत्र हो? हाँ महाराज, क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? शौर्य ने हाँ, देखा है मैं। तुम्हारे पिता को कैसे भूल सकता हूँ? कहो, तुम भयानक वन की गहराई में क्यों भटक रहे हो? साधु ने पूछा। राजकुमार ने साधु को सारी घटना बताते हुए कहा, और इस तरह से राज्य में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ। बड़े ही रहस्यमय अंदाज में राजकुमार से बोले, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होना ही है। लाओ, मुझे वो कड़ा दिखाओ। राजकुमार ने अपने पिता का वो कड़ा साधु को पकड़ा दिया और कहा, उस रहस्यमय कंगन वाले ने मेरी बहन मृणालिनी को जो कंगन पहनाई थी, वो ऐसे ही। साधु उस कड़े को बहुत ही गौर से देखता हुआ राजकुमार से बोला, ये कोई मामूली कड़ा नहीं है राजकुमार, बल्कि एक विचित्र कड़ा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कड़ा भी एक कमन ही है। यहाँ से दाईं दिशा की तरफ चलते जाओ, वहाँ तुम्हें एक बहता हुआ झरना मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। याद रखना, जिस कंगन को तुम पकड़े हुए हो, दरअसल ये कोई कंगन नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के खुलने का एक द्वार है। जैसे ही तुम उस बहते हुए झरने पर इस कंगन को स्पर्श कराओगे, तुम्हें वो द्वार नजर आ जाएगा। वो द्वार हर 20 वर्ष के बाद उसी झरने के पानी में खुलता है। समय मत गवाओ, तुम्हारी बहन मृणालिनी की जान खतरे में है। ये सुनकर राजकुमार तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर साधु की बताई हुई दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ देर के बाद राजकुमार एक बड़ी ही विचित्र स्थान पर मौजूद था। राजकुमार ने देखा कि सामने एक सुंदर झरना बह रहा था और उसके आसपास बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। चंद्रमा की चांदनी की रोशनी वहाँ पे ऐसे फैली हुई थी मानो कि उस जगह के लिए वो सुबह का दृश्य हो। राजकुमार बहते हुए झरने के बगल में समीप खड़ा हो गया और कड़ा निकालकर पानी में स्पर्श करने लगा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ उस कड़े से रोशनी का एक गोल द्वार प्रकट हो गया। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। साधु महाराज ने सच कहा था, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस जादुई विचित्र कड़े के बारे में क्या मेरे पिता पहले से जानते थे? राजकुमार ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज टकराई। उस कड़े को मुझे दे दो, वो कड़ा तुम्हारे बाप का नहीं बल्कि मेरा है। राजकुमार ने जैसे ही पलटकर देखा
तो उसके सामने झाड़ियों में एक बूढ़ी औरत लाठी पकड़ी हुई खड़ी हुई थी। राजकुमार ने तुरंत उस कड़े को अपनी जेब में रख लिया और उस बूढ़ी औरत के करीब आते हुए बोला, कौन हो तुम? सबसे पहले जिस कड़े को तुमने अपनी जेब में रखा है वो कड़ा मुझे दे दो। वो कड़ा एक विचित्र जादुई कंगन है जो कि मेरी है। बरसों पहले तुम्हारे पिता ने उस कंगन को मुझसे इसी स्थान पर छीना था। बूढ़ी औरत ने कहा। ये सुनकर राजकुमार बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये झूठ है, मैं इस बात को नहीं मानता। तभी राजकुमार के कानों में पीछे से एक युवक की आवाज टकराई। ये सही बोल रही है। राजकुमार ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने एक युवक खड़ा हुआ उसे रहस्यमय अंदाज में देख रहा था। कौन हो तुम? राजकुमार ने पूछा। तुम रहस्यमय कंगन वाले की तलाश में तुम यहाँ तक आए हो। मैं वही हूँ। मुझे लगा था कि मुझे ढूंढते हुए तुम्हारा बाप यहाँ तक आएगा, लेकिन वो हमेशा कायर था। शायद मुंह छुपाकर महल में ही बैठा हुआ है। युवक ने व्यंग किया। ये सुनकर राजकुमार बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार निकालकर उस कंगन वाले से बोला, अगर एक शब्द और तुमने अपनी जबान से निकाला तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। सच इतना ही कड़वा होता है राजकुमार। तुम भी अपने बाप की तरह ही हो। जो काम बरसों पहले उसने इसी जंगल में किया था, तुम भी वही करने आए हो। लेकिन तब की स्थिति और अब की स्थिति में धरती और आकाश का अंतर है। आज तुम्हारी बहन मृणालिनी मेरे कब्जे में है। विश्वास नहीं होता तो झाड़ियों में देख लो। युवक ने कहा। राजकुमार ने जैसे ही झाड़ियों पर नजर डाली तो उसकी बहन मृणालिनी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। शौर्य अपनी बहन के पास जाने ही वाला था कि तभी आकाश ने राजकुमार से बोला, अपने कदम वहीं रोक लो, क्योंकि तुम्हारी बहन जो विचित्र कंगन पहनी हुई है, उस कंगन की एक खासियत ये भी है कि वो मेरा आदेश मानती है। अगर तुमने अपनी बहन को उठाने का प्रयत्न किया तो उस कंगन को तुम्हारी बहन को जलाने का आदेश दे दूंगा। तुम्हारी बहन की तुम्हें हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। राजकुमार के कदम वहीं रुक गए। राजकुमार बेबसी के आलम में आकाश से बोला, कौन हो तुम और इन सब का क्या रहस्य है? सुनना चाहते हो तो सुनो। ये बरसों पुरानी बात है। आज से 20 साल पहले राजा विक्रमादित्य मंत्री जयंत के साथ रात के समय शिकार की खोज में घने जंगल के अंदर खड़ा हुआ था। जंगल के अंदर पसरे सन्नाटे को देखकर मंत्री जयंत ने राजा विक्रमादित्य से बोला, महाराज, हमें वापस चलना चाहिए। ये भयानक वन है। भयानक वन के बारे में बड़ी ही विचित्र बातें प्रसिद्ध हैं। तभी राजा विक्रमादित्य की नजर एक झरने पर पड़ी। राजा विक्रमादित्य ने मंत्री जैन से बोला, वो सामने देखो, कितना सुंदर झरना बह रहा है। तभी उस झरने के बहते हुए पानी में रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। महाराज, ये तो बड़ा ही विचित्र दृश्य है। हमें छुपकर देखना चाहिए। मंत्री जयंत ने कहा। राजा विक्रमादित्य घने वृक्ष के पीछे छुपकर उस विचित्र दृश्य को देखने लगा। झरने के पानी में अचानक एक गोल द्वार रंग बिरंगी किरणों से प्रकट हो गया और उस द्वार के अंदर से एक व्यक्ति और एक औरत और एक 10 या 12 वर्षीय बच्चा निकलकर बाहर आ गए। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक गठरी पकड़ रखी थी। उनके बाहर आते ही अचानक वो रंग बिरंगी किरणों से चमकने वाला द्वार गायब हो गया। वे तीनों लोग झरने के सामने झाड़ियों पर बैठ गए। वो बच्चा उस व्यक्ति से बोला, पिताजी, आखिर हम हर 20 वर्ष बाद पृथ्वी पर क्यों आते हैं? हम जादुई कंगन नगर के रहने वाले हैं। हमारे नगर में बनने वाली सभी कंगनों के अंदर एक विचित्र खासियत होती है। हम सब पृथ्वी लोक आकर पृथ्वी वासियों को बहुत कम दामों में कंगन बेचकर उनकी मदद करते हैं। व्यक्ति ने समझाया। और वो कैसे पिताजी? बच्चे ने पूछा। तभी वो औरत आकाश से बोली, आकाश, वो ऐसे कि हमारी कंगन भी स्त्रियां पहनती हैं, उनकी किस्मत कुछ दिनों बाद बदल जाती है। तो फिर हम यहाँ पर साधारण लोगों की तरह क्यों रहते हैं? हम तो जादू भी जानते हैं। बच्चे ने कहा, क्योंकि हमारा जादू पृथ्वी पर आकर कमजोर हो जाता है। औरत ने कहा। इतना बोलकर वो औरत अपने हाथ में एक विशेष कड़ा दिखाती हुई आकाश से बोली, देखो, ये कंगन कड़े की तरह दिखती है, मगर ये हमारी दुनिया तक पहुंचने का एक जादुई द्वार है। इस कड़े का रहस्य किसी मनुष्य को पता लग गया तो वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। मनुष्य अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कैसा नुकसान माँ? आकाश ने पूछा।
इस कड़े को जो भी मनुष्य पहने उसे कोई भी सम्राट या राजा हरा नहीं पाएगा। उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति होगी। औरत ने कहा। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा और मंत्री जयंत से बोला, मंत्री जयंत, वो विचित्र कड़ा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। महाराज, सोच लीजिए, आपके सामने जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो हमारी दुनिया की नहीं है। मंत्री जयंत ने चेतावनी दी। वो चाहे किसी भी दुनिया के हों, मुझे वो कड़ा किसी भी कीमत पर चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर अचानक उन सब के सामने आकर खड़ा हो गया और उस औरत से बोला, तुम जो अपने हाथ में कड़ा पहनी हुई हो, उस कड़े को सीधी तरह मेरे हवाले कर दो। मैं नील कमल का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये जंगल मेरे ही राज्य के अधीन है। तभी उस औरत के पति ने राजा विक्रमादित्य से बोला, ऐसा मत कीजिए महाराज। अगर ये कड़ा हम आपको दे देंगे तो हम अपनी दुनिया में कभी भी वापस पहुंच नहीं पाएंगे। ये कड़ा एक द्वार है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा विक्रमादित्य ने कहा। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर वो व्यक्ति गुस्से से बोला, यहाँ से चले जाओ राजा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा विक्रमादित्य बुरी तरह से क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत तलवार का सीधा वार उस व्यक्ति की गर्दन पर कर दिया। वो व्यक्ति चीखता हुआ झरने के पानी में गिर पड़ा। ये देखकर आकाश बुरी तरह से कांपता हुआ अपनी माँ से बोला, इन्होंने तो पिताजी को मार दिया है। पृथ्वीवासी बहुत बुरे होते हैं। पृथ्वीवासियों की मदद करने के लिए यहाँ आई थी। तभी राजा विक्रमादित्य ने कड़ा जबरदस्ती उस औरत के हाथ से उतारकर अपने हाथ में पहन लिया। कड़ा पहनते ही राजा विक्रमादित्य अद्भुत शक्ति महसूस करने लगा। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। आप इस व्यक्ति की कंगनों की गठरी का क्या करेंगे और इस बच्चे और इस औरत का क्या होगा? मंत्री जयंत ने पूछा। तुमने सही कहा, इनका जीवित रहना मेरे लिए घातक है। अब मुझे इनकी जादुई कंगनों की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बोलकर राजा विक्रमादित्य ने तलवार का वार उस बच्चे और औरत पर कर दिया। वे दोनों चीखते हुए बेहोश हो गए। तभी वहाँ पर वही साधु वहाँ पहुँचा और राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, महाराज, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये बेचारे इस दुनिया के वासी नहीं थे। आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? ये तो पृथ्वी वासियों की मदद करते थे। बकवास बनकर साधु, मेरे हाथ में जादुई कड़ा है। अब तेरे भी तंत्र मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना बोलकर राजा विक्रमादित्य मंत्री जयंत के साथ वहाँ से चला गया। आकाश ने कहानी जारी रखी। आकाश की आंखों में आंसू थे। आकाश ने राजकुमार की ओर देखकर बोला, राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि उसने मुझे और मेरी माँ को भी मार दिया है, परंतु साधु महाराज ने जंगल की जड़ी बूटियों से हम दोनों का इलाज किया और हम दोनों स्वस्थ हो गए। मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, परंतु साधु महाराज ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी जिस गठरी में कंगन लेकर आए थे वो कंगन भी मायावी थी, जो सिर्फ अपनी ही दुनिया के व्यक्ति का आदेश मानती थी। तब से मैं 20 वर्ष तक बदले की आग में जलता रहा। आखिर मेरे पिता का क्या दोष था? हमारा परिवार तो तुम्हारी पृथ्वी पर आकर इंसानों की मदद करता था। तभी वहाँ पर वही साधु आ पहुँचा और राजकुमार से बोला, तो तुम्हें अपने पिता की सच्चाई पता लग गई। राजकुमार की आंखों में आंसू आ चुके थे। राजकुमार ने तुरंत उस कड़े को उस बूढ़ी औरत को पकड़ा दिया और आकाश कंगन वाले से बोला, मेरे पिता ने जो किया वह बहुत ही गलत किया है, लेकिन तुमने शांतिपुर गांव के वासियों को जो अंधा बनाया है वह भी गलत है। तुम उन्हें सही कर दो, उनका इन सब में कोई दोष नहीं है। तभी मृणालिनी को होश आ गया। मृणालिनी अपने भाई राजकुमार शौर्य को देखकर तुरंत वहाँ पहुँची। आकाश ने राजकुमार की ओर देखकर बोला, राजकुमार ठीक है, परंतु तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन कभी नहीं देख पाएंगी। यहाँ तक कि तुम्हारी बहन मृणालिनी भी अब कभी नहीं देख पाएंगी। आकाश कंगन वाले ने इतना कहा ही था कि तभी मृणालिनी को भी दिखाई देना बंद हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। आकाश ने राजकुमार की ओर देखकर बोला, ये तुम्हारे पिता की सजा है। वो जीवन भर अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को अंधा देखता रहेगा और अपने किए हुए कुकर्म को याद करता रहेगा। इतना बोलकर आकाश अपनी माँ के साथ उस झरने के पास चला गया। जैसे ही उसकी माँ ने उस कड़े को झरने से स्पर्श किया, अचानक ही गोल द्वार प्रकट हो गया और वे दोनों उसमें प्रवेश कर गए
और वहां से गायब हो गए। राजकुमार नम आंखों से अपनी बहन मृणालिनी को महल लेकर आ गया। महल में आते ही राजा विक्रमादित्य ने राजकुमार से बोला, शांतिपुर गांव में जितने भी लोग अंधे हुए हैं वो सब सही हो गए, लेकिन राजकुमारी ललिता और रानी नेत्रा अभी भी अंधे हैं। राजकुमार अपने पिता को क्रोध भरी नजरों से घूरने लगा और सारी घटना बताते हुए अपने पिता से बोला, ये सब आपके ही हुक्म का फल है पिताजी। ना आपके मन में लालच आता और ना आज मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें अंधी होती। अपने बेटे की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने नीलकमल की बागडोर अपने पुत्र राजकुमार शौर्य के हाथ सौंप दी और फिर वो जीवन भर अपने किए हुए उस बुरे कर्म को लेकर पछताते रहे और अपनी दोनों बेटियों और अपनी अंधी पत्नी को देखकर रोता रहा। सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में नारायण नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी गीता व 10 साल के बेटे के साथ अपना जीवन निर्वाह करता था। वो बहुत गरीब था। मजदूरी करके मात्र 2 वक्त का भोजन ही इकट्ठा कर पाता था। एक दिन नारायण की पत्नी गीता उससे बोली, सुनो जी, पहले हम 2 थे, तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। अब तो अमर भी बड़ा हो गया है, इसलिए मैंने एक बात सोची है। तुमने क्या बात सोची है गीता? आज से खेत खलिहानों में मैं भी मजदूरी करने जाया करूंगी। गीता, मैं तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे पाया। अपना जीवन तुम्हें गरीबी में ही बिताना पड़ा। दुखी क्यों होते हो जी? सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिए ही तो हैं। दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। तुम ठीक कहती हो गीता। गीता और नारायण दोनों ही दूसरे के खेतों में मजदूरी करने लगे। वो खूब लगन से मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। 2 समय के भोजन के अलावा वो कुछ भी नहीं कमा पाते। धीरे धीरे अमर भी 12 साल का हो गया। एक दिन फिर से नारायण निराश मन से गीता से बोला, गीता, सब पूर्व जन्मों के पापों का फल है। इतने वर्षों में तो कूड़े के ढेर के दिन भी आते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर रह गई है? सब ईश्वर की माया है। अब तो वही हमें आगे का रास्ता बता सकते हैं। उसी रात नारायण के स्वप्न में देवी सरस्वती प्रकट हुई और कहने लगी, पुत्र नारायण, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी सरस्वती, आप तो मेरी दशा से भली भांति अवगत होंगी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैं कैसे अमर को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी करो बेटा, अपना पेट काटो, पर अमर को अवश्य पढ़ाओ। उसकी शिक्षा के उपरांत ही तुम्हारी गरीबी दूर होगी। ये कहकर देवी सरस्वती अंतर ध्यान हो गईं और अगली सुबह नारायण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, गीता, आज रात माँ सरस्वती मेरे सपने में आई थी। वो कह रही थी, अमर को शिक्षा प्राप्त होने के बाद ही हमारी गरीबी दूर हो सकती है। सुनो जी, तुम आज ही अमर को लेकर काशीनाथ चले जाओ। काशीनाथ? लेकिन वहाँ क्यों? काशीनाथ में विश्व गुरु नाम के विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है। तुम अमर को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ले जाओ। गीता, इसके लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा इतना धन? इसके लिए तो लाला के पास ही चले जाओ। लाला के पास? हाँ, ले देकर गांव में वही तो महाजन है। अमर की शिक्षा के लिए उन्हीं से कर्ज ले लो। गीता, लाला अत्याचारी महाजन है। वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। वो बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज देते हैं।
और समय पर कर्ज ना चुकाने पर वह बहुत क्रूर हो जाते हैं। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, जब साक्षात माँ सरस्वती ने अमर को शिक्षा दिलवाने को कहा है तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। परंतु ऋण लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? लाला बिना कोई वस्तु गिरवी रखे किसी को धन नहीं देते। तुम ये घर गिरवी रख दो। ये क्या कह रही हो तुम? सिर छुपाने का यही तो एक आसरा है। भगवान ना करे यदि ये भी छिन गया तो क्या होगा? शुभ शुभ बोलो जी, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। फिर उसी दिन नारायण लाला के घर जा पहुंचा और कहने लगा, राम राम लाला जी। कहो नारायण, कैसे आना हुआ आज? लाला जी, एक अर्ज लेकर आया हूँ आपके पास। कहो नारायण, क्या अर्ज है तुम्हारी? लाला जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज? किस लिए? मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ लाला जी, इसलिए मुझे कर्ज चाहिए था। ओहो, लेकिन तुम कर्ज लोगे किस पर? गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? लाला जी, तुम तो जानते ही हो मैं कितना गरीब हूँ। ले देकर एक झोपड़ी ही है मेरे पास, बस उसी झोपड़ी को आपके पास गिरवी रख दूंगा। सौदा बुरा नहीं है। नारायण ऋण तो चुका नहीं पाएगा, तो फिर उसकी झोपड़ी पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के उधार दे सकता हूँ। ठीक है लाला जी। इसके लिए मैं तुमसे एक कागज पर अंगूठा लगवाऊंगा और 10 साल की मोहलत भी दूंगा। अगर 10 सालों में तुम कर्ज ना चुका पाए तो तुम्हारी झोपड़ी पर मेरा अधिकार होगा। मुझे ये स्वीकार है लाला जी। फिर लाला ने एक कागज पर नारायण का अंगूठा लगवा लिया और उसे 10 सोने के सिक्के भी दे दिए, जिसे लेकर नारायण ने लाला का शुक्रिया अदा किया। और अपने बेटे अमर को लेकर काशीनाथ के लिए निकल पड़ा। लंबा रास्ता तय करने के बाद वो काशीनाथ पहुंचकर विद्वान शिव गुरु की कुटिया में जा पहुंचे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे खूब विद्वान बनाना, बस अब तो यही हमारा सहारा है। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर वे विद्वान शिव गुरु जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। कहाँ से आए हो तुम लोग? गुरुजी, मैं सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरा नाम नारायण है और ये मेरा बेटा अमर है। मैं अपने बेटे को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ, इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ गुरुजी। अपने 10 सोने के सिक्कों की पोटली को गुरुजी के सामने रखा और पुनः कहने लगा, इसे स्वीकार कीजिए गुरुजी। क्या है इस थैली में? इसमें 10 सोने के सिक्के हैं गुरुजी। जैसे तैसे इसका प्रबंध कर पाया हूँ, आपको इससे अधिक धन नहीं दे पाऊंगा गुरुजी। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बेटे को शिक्षा प्रदान करने से मत मना करना। बड़ा भोला व्यक्ति लगता है ये, इसे निराश करना ठीक नहीं है। शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा। वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 वर्षों तक आश्रम में ही रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। ठीक है गुरुजी। नारायण ने अपने बेटे अमर को गुरुजी के पास ही छोड़ दिया और वो वापस अपने घर लौट आया। गुरुजी ने अमर को शिक्षा प्रदान करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए और अब अमर भी बड़ा हो गया। एक दिन गुरुजी ने अमर को अपने पास बुलाकर कहा,
पुत्र अमर, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम हमारे शिष्यों में सबसे मेधावी छात्र हो। इस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। गुरुदेव, सब आपकी कृपा का फल है, वरना मैं किसी योग्य था। बेटा, अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में वो ना जाने कब से बाट जो रहे होंगे। कैसे होंगे मेरे माता पिता? ना जाने वे कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगले ही दिन अमर लंबा रास्ता तय करके अपने गांव जा पहुंचा और अपनी झोपड़ी देखकर सोचने लगा। कितना सुंदर दृश्य है। कितना समय हो गया जब मैं यहाँ से गया था। कौन हो तुम और अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? प्रणाम पिताजी, मैं हूँ अमर, आपका बेटा। अमर बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? जी पिताजी, गुरुजी की आज्ञा से ही मैं घर लौटा हूँ। अरे गीता, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, जल्दी देखो, हमारा बेटा शिक्षा पूरी करके लौटा है। तुरंत ही गीता बाहर आ गई और अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटा, मेरा बेटा, देखो तो कितना दुबला हो गया है। तुझे पता भी है मेरे बच्चे, हम दोनों ने तुझे कितना याद किया। मुझे अंदाजा है माँ, मैंने भी आप दोनों को बहुत याद किया। गीता, अब हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे। अब हमारा बेटा नौकरी पर लग जाएगा। भगवान करे वो दिन शीघ्र आ जाए। उधर लाला भी सोच रहा था। पूरे 10 वर्ष बीत गए हैं। अब नारायण से 10 सोने के सिक्कों का ऋण चुकाने का तगादा करने का भी समय आ गया है। वो तुरंत ही नारायण की झोपड़ी की ओर चल दिया। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो सामने अमर को खड़ा देख सोचने लगा। तुम अमर हो? हाँ, मैं अमर हूँ। और आप लाला जी? ओह, भूले नहीं तुम मुझे? लाला जी, तुम भी कोई भूलने की चीज हो? कहो, कैसे आना हुआ आपका? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? अमर ने लाला की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो लाला का पारा चढ़ गया। वो तुनक कर बोला, बताते क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सुनो लाला जी, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या? हाँ लाला जी, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। लगता है ये अमर आवश्यकता से अधिक पड़ आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। अमर को धमकाते हुए वह बोला, ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। मैंने बताया तो लाला जी। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले ये झोपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 10 सोने के सिक्के उधार लिए थे। क्या? क्या लाला जी, सचमुच? हाँ, नारायण ने 10 वर्ष बीतने पर भी वह सोने के सिक्के मुझे वापस नहीं लौटाए हैं। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है, नहीं तो क्या करोगे लाला? लड़का बड़ा चालबाज है, इससे चालाकी से काम लेना होगा। तो उधार दिए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ हाँ, माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही वो कहाँ है? लाला जी, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं भला? मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूँ। लाला जी, ये दोनों ही बोल नहीं सकते, अतः उन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर क्या करे? अगर आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाए तो मैं मान लूंगा। ये बित्ता भर का छोकरा तो हाथ ही नहीं जमने दे रहा है, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। तभी लाला की नजर झोपड़ी पर बैठी तितली पर पड़ी। वो कहने लगा, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि यदि तुम अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं उनके द्वारा लिया गया कर्ज माफ कर दूंगा। ये हुई ना कुछ बात लाला जी। अब सुनो, मैंने कहा था ना
कि पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने व मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब है कि वो पेड़ों को काट कर बांध लगाने गए हैं। ओह, तो ये मतलब था तुम्हारा। तुम सचमुच बुद्धिमान हो अमर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लाला, तूने बहुत से भोले भाले गरीब लोगों को सताया है। अब देख तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। जब शाम हुई और नारायण घर लौटा तो अमर ने सारी बात अपने पिता को बताई। पिताजी, लाला आया था। ओह, अब क्या होगा? पिताजी, आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। उस जमाखोर लाला से मैं निपट लूंगा। तुम? लेकिन कैसे बेटा? लाला बहुत चालाक है। आप घबराओ नहीं पिताजी, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। अगले दिन लाला फिर से नारायण के घर आ धमका। उस दिन फिर अमर घर पर अकेला ही था। लाला जी, आज कैसे आना हुआ? अपना उधार मांगने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? लाला जी, तुम किस उधार की बात कर रहे हो जो कल तुमने माफ कर दिया था? माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो। कल ही तो आपने कर्ज माफ करने की बात कही थी। मैं महाराज के दरबार में शिकायत लेकर जाऊंगा। हाँ, उसी दिन लाला दरबार में पहुंच गया और महाराज से कहने लगा, महाराज की जय हो, मेरा न्याय कीजिए महाराज। अरे लाला, तुम? भला तुम्हें कौन परेशान कर सकता है? महाराज, गांव के ही नारायण ने मुझसे 10 वर्ष पूर्व 10 सोने के सिक्के लिए थे, लेकिन अब मांगने पर उसका धूर्त बेटा उल्टा बोलता है। मंत्री जी, तुरंत नारायण और उसके बेटे को महल में बुलाया जाए। महाराज के आदेश पर तुरंत नारायण और अमर को बुलाया गया तो महाराज ने नारायण से प्रश्न किया। नारायण, ये क्या मामला है? क्षमा कीजिए महाराज, पिताजी की तरफ से मैं पैरवी करूंगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, ये सच है कि 10 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने लाला जी से धन उधार लिया था, तो उसे लौटाते क्यों नहीं हो? महाराज, कल लाला जी हमारे घर आए थे तो उन्होंने मुझसे कर्ज माफ करने का वादा किया था। फिर कर्ज मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह झूठ बोल रहा है महाराज, मैं कल इसके घर गया ही नहीं था। अमर, क्या अपनी बात सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तब अमर ने कल का सारा किस्सा महाराज को सुनाया तो उन्होंने कहा, ओह, तो एक तितली है तुम्हारी गवाह? जी महाराज, वो तितली ही एकमात्र गवाह है। अमर, यह दरबार है, किसी नाटक का दृश्य नहीं जो तुम मनगढ़ंत कहानी बताओगे। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, कल लाला जी ने अपनी नाक पर बैठी तितली को गवाह बनाया था। यह झूठ बोल रहा है महाराज, कल जब मैं इसके घर गया था तो तितली झोपड़ी पर बैठी थी। अरे अरे, ये मैंने क्या कह दिया, अपने ही खिलाफ गवाही दे दी। लाला, अब तो तुम मेरे शब्द जाल में फंसी गया। लाला, इस बात से यह सिद्ध होता है कि अमर सच और तुम झूठ बोल रहे हो। अब नारायण तुम्हें 1 भी रुपए कर्ज नहीं चुकाएगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, जो मैंने आपसे झूठ बोला। लाला, तुम अपना धंधा चलाओ, लेकिन ईमानदारी से। दोबारा झूठ और फरेब से काम किया तो तुम्हें बंदी गृह में डलवा दूंगा। जी महाराज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दरबार समाप्त होने पर सभी अपने अपने घर जाने लगे तो महाराज ने अमर को रोक कर कहा, अमर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सूझबूझ ने तुम्हें कर्ज चुकाने से बचा लिया। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? अवश्य महाराज, आप बस आदेश दीजिए। मैं जानता हूँ तुम शिक्षा ग्रहण करके आए हो और बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी जगह तो मठों में विद्वान की है, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम राज दरबार में रहकर न्याय मंत्री का पद संभालो। क्या तुम्हें यह मंजूर है? अवश्य महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजसराय में तुम्हारे रहने व खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तुम कल से ही दरबार में शामिल हो सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
इस तरह अमर की सूझबूझ ने अमर और उसके परिवार की परिस्थितियों को बदल दिया।